तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से देखने वाले एक नई वीडियो जो कि है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की। इससे पहले हमने सिविक्स के मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, अब बारी है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले द वर्ड डेमोक्रेसी। यार, हमारे दिन दुनिया के अंदर आपने 9th में भी पढ़ा था, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती है, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती है, जिसमें फर्स्ट हम बोलते हैं मोनार्की, सेकंड हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, और थर्ड जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है डेमोक्रेसी। खैर, आपने क्लास 9th में भी डेमोक्रेसी के बारे में हल्का हल्का जरूर पढ़ा था। पहले मैं अगर बताऊं मोनार्की क्या होती है, मोनार्की एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर राजा का रूल होता है, राजा ही पूरा किंगडम संभालता है, पूरा संसाधन देखता है। डिक्टेटरशिप में मिलिट्री का रूल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई देश के अंदर डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर रही है तो वहां की मिलिट्री आकर सरकार बनाना चालू करती है। बहुत फेमस एग्जांपल पाकिस्तान रह चुका है। जब 1999 में उनके यहाँ पर सरकार पलट रही थी तो वहां पर मिलिट्री की गवर्नमेंट बन गई। फिर डेमोक्रेसी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, सब पहले तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। बेसिकली डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने बोला 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या आप इनको लीडर्स भी बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। लोगों के द्वारा ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने मोदी जी को चूज कर रखा है इलेक्शंस के माध्यम से, हमने अलग अलग नेताओं को चूज कर रखा है ताकि ये लोग हमारे बिहाफ पर कोई अच्छा डिसीजन ले पाए, हमारे बिहाफ पे पूरे देश को संभाल पाए। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे लीडर्स को हम ही चूज करते विद द इलेक्शंस। हम इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पर हर 5 साल में, और वो 5 साल वाले इलेक्शंस की वजह से ही ये बनता है डेमोक्रेसी, जो कि एक लोकतंत्र, बहुत बड़ा हमारा भारत देश एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर आता है। और ये डेमोक्रेसी के बहुत सारे फायदे, बहुत सारे नुकसान हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, बुरी है, मोनार्की और डिक्टेटरशिप से कैसा परफॉर्म करती है, ये ही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसलिए चैप्टर का नाम भी है आउटकम्स। आउटकम का मतलब ही होता है कि क्या डेमोक्रेसी जो वादे करती है, क्या उन वादों के ऊपर खरा उतरती है, वो हमें चेक करना है। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी में किस किस तरह की अच्छाइयां हैं। पहला तो ये इक्वालिटी को प्रमोट करती है। आपको ही पता है हमारे भारत देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, या जितने भी कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर वाले लोग हैं वो सब इक्वल है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं है। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हमारी डिग्निटी को, हमारी रिस्पेक्ट को ये बहुत हद तक बढ़ाती है। कैसे सर? बाय गिविंग द फंडामेंटल राइट्स। हमको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, ऐसे तमाम राइट्स हैं। फिर इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सर, डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। यानी एक अगर डिसीजन लेना है तो पूरे लोकसभा, देन राज्यसभा, देन आपका प्रेसिडेंट तक वो चीज जाएगी, तब जाकर हम बोलते हैं कि हाँ यार, डेमोक्रेसी में एक बहुत अच्छा क्वालिटेटिवली डिसीजन लिया गया है। हाँ, खैर इस बात में एक और चीज है कि टाइम बहुत लग जाता है डिसीजन लेने में। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। झगड़े वगड़े अगर कुछ भी होते हैं, जैसे मान लो कोई 2 गवर्नमेंट लड़ रही है, स्टेट गवर्नमेंट, मान लो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट लड़ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट सिस्टम, हम फेडरलिज्म में पढ़ के आए हैं, वो सब सॉल्व कर सकते हैं। इट अलाउज अस टू करेक्ट द मिस्टेक्स। ये हमारी मिस्टेक्स को सही करने में भी हेल्प करती है कि मान लो आपने कोई गलत नेता चूज कर लिया, तो आप अगले इलेक्शंस में नई वोटिंग करवाकर नए नेता को चूज कर सकते हो। तो ये डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी बातें हैं। जो मेन हमें समझना है वो है ये कि डेमोक्रेसी क्या है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव,
एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज द अकाउंटेबल कॉमा रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्यों हम डेमोक्रेसी को एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एज वेल एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो हम इन तीनों वर्ड्स को इत्मीनान से समझेंगे। सबसे पहले अकाउंटेबल। सर अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, मान लो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है ना, अभी हिट एंड रन का बिल पास हुआ, ट्रिपल डिवोर्स को बैन किया, आर्टिकल 370 हटाया, तमाम ऐसे बहुत सारे लॉस बनाए हमारी गवर्नमेंट ने, डिसीजन मेकिंग लिए हैं। अब उन डिसीजन मेकिंग को हमको जानने की पूरी 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 जिम्मेदारी है कि यार हम बीइंग अ सिटीजन्स ऑफ अ नेशन, हमारे पास पूरा राइट है कि हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आपके ये डिसीजन लेने से क्या प्रभाव पड़े, आपके ये डिसीजन से अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो सब हम पूछ सकते हैं। यानी गवर्नमेंट को हमारे प्रति, सिटीजन्स के प्रति आंसरेबल रहना पड़ेगा, जवाबदेही रखनी पड़ेगी कि यार देखो हमने ये लिया तो इसका ये प्रभाव हुआ, इसका ये प्रभाव हुआ। इसी को बोलते हैं हम अकाउंटेबिलिटी, कि व्हेन द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल नीड्स, पीपल डिमांड। और सर ये कैसे हो सकता है? हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था बहुत सालों पहले, जिसको हम बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन, इन शॉर्ट बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप RTI फाइल कर सकते हैं। जो भी आपको गवर्नमेंट के बारे में पूछना है, जो भी आपके मन में कोई डाउट है कि गवर्नमेंट ने GST क्या कलेक्शन किया, नोटबंदी में क्या हुआ था, आर्टिकल 370 हटाने से क्या हुआ, आप सब ये पूछ सकते हो। और आप सोचो ये हमारे डेमोक्रेसी के अंदर ही होता है। डिक्टेटरशिप जहां जहां मिलिट्री का रूल है, किंग जहां मोनार्की हम कह देते हैं, वहां ऐसा नहीं हो सकता। वहां अगर आप आर्मी से पूछने जाओगे कि देखो भैया क्या हुआ बताओ, नहीं बताएंगे, उल्टा आपकी ही आवाज को बंद कर दिया जाएगा। जैसे एक कंट्री नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के अंदर ऐसा ही होता है। वहां पर आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते आप, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते आप, वहां पर आपको गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। बट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट आपके हिसाब से चलती है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जहां नॉर्थ कोरिया जैसा देश ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि एक ही इंसान रूल चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, लोगों की कुछ सुनी नहीं जा रही। वहीं हमारा भारत देश एक डेमोक्रेटिक है, जहां पर लोगों से सुनकर, लोगों की बात मानकर कोई निर्णय लिया जाता है, कोई डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि हमें सब पता रहता है, सब ट्रांसपेरेंट है। इट मीन्स सिटीजन कैन इंक्वायर, सिटीजन के पास पूरी जिम्मेदारी है कि वो इंक्वायरी कर सकता है इफ एनी डिसीजन टेक ऑन द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। दस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलोज प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब हो गया एक सीक्वेंस की यार, पहले लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल। People have right to choose their representative and control them. Citizens have right and the means to examine the process of decision making. हमारे पास पूरी राइट है कि हम डिसीजन मेकिंग में पूरा का पूरा देख रेख कर सकते हैं। That is the mechanism of transparency. ट्रांसपेरेंसी मतलब सब आपके सामने ही है, सब आपको दिख ही सकता है। Practices institution like regular, free, fair election, open public debate, ये बेसिक चीज है। Citizens right to information, वही RTI जो मैंने आपको बताया, about the government and the functioning, ये सब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बेसिक फीचर अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी। सेकेंड फीचर देखेंगे तो हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। सर आपको ही पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की नीड्स के प्रति, लोगों की डिमांड्स के प्रति रिस्पॉन्सिव है। यानी अगर लोग कुछ भी डिमांड कर रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, तो वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बेसिक महत्व बनता है, बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की नीड्स को, लोगों की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेगी। यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यही उसकी जिम्मेदारी रहती है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, मतलब अभी चल भी रहा है, बट जब शुरू में पिछले साल फरवरी में हुआ तो हमारे कुछ जो सिविलियंस थे, कुछ जो हमारे इंडियंस थे, वो फंसे हुए थे यूक्रेन के अंदर, वो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे। और उसके बाद हमारे मोदी जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने उनको सही सलामत वहां से निकाला, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उन्हें वहां से निकाला जाए। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज किया गया था। तो देखिए, अ गवर्नमेंट इज सेट टू बी रिस्पॉन्सिव एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड्स ऑफ पब्लिक, पब्लिक की डिमांड को रिस्पॉन्ड करना, एंड इज कंसिडर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी मच नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर ये। रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए, डिसीजन सही से लेने चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, लोगों के हित में डिसीजन होने चाहिए, यही कुछ ना। इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड केयर्स अबाउट द पब्लिक ओपिनियन। इससे जो लोग सोचते हैं, जो हम जैसे आम इंसान सोचते हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पीपल। लोगों की जितनी नीड्स है उसके लिए अटेंटिव रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लोग अगर बेरोजगार है तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाएगी, मनरेगा वैसी स्कीम्स लाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लार्जली फ्री फ्रॉम करप्शन एंड ऑफन सेंसिटिव टू द पीपल। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट से अज्यूम किया जाता है, बट खैर थोड़ा अलग साइड पर बोले तो करप्शन हमारी गवर्नमेंट में भी है। खैर सभी गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत करप्शन तो रहता ही है। दिस इज रिस्पॉन्सिव। लास्ट देखें, लेजिटिमेट। सर पहले तो ये वर्ड का मतलब होता है लेजिट। लेजिट इज लीगल, लेजिट इज लीगल। लीगल यानी वन विच कैन बी वेरीफाइड, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, जिसको आप परख सकते हो। जैसे एडिडास तो आपका एक कंपनी है, एक ब्रांड नेम है ना। जैसे बोट के स्पीकर्स तो सब कंपनीज के नाम है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट लीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, डॉक्यूमेंट्स, इन सब पे धीरे धीरे वर्क करती है। चेक करो ध्यान से यार, द गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट एंड इट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ द कंट्री इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। सर हमारे यहां पर सिटीजंस इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, इसलिए आप कहते भी हो कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ये लोगों की सरकार है, ये लोगों से चलती है, अगर लोग इन्हें नहीं चलाएंगे तो खत्म हो जाएगा। द मेजॉरिटी पार्टी और अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट। यहां पर डेमोक्रेसी में पार्टीज चलती है। जैसे चाइना हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ के आए थे ना, वहां पर वन पार्टी सिस्टम चलता है, तो हम उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in the decision making and affects them all. जब कभी भी नीड लगती है तो सिटीजन्स के पास राइट है कि हाँ यार वो अपना डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं। नो डाउट हमने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, बट अगर लोगों को लगता है कि यार गवर्नमेंट तो अब खराब हो रही है, तो गवर्नमेंट को छोड़कर लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इट जनरेट्स द सपोर्ट टू इटसेल्फ, यानी ये लोगों के लिए खुद का सपोर्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये लेजिट है, लीगल है, क्योंकि इसमें डेटा, फैक्ट्स, लोगों की डिमांड्स और आप बोल सकते हो पार्टीज चलती है। यहां पर लेजिटिमेट का मतलब ये जा रहा है। तो हमने देखा डेमोक्रेसी 3 है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट। अकाउंटेबल इज आंसरेबल, रिस्पॉन्सिव की जिम्मेदारी रखती है, लेजिटिमेट यानी लीगल। अब देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट यानी हमारी डेमोक्रेसी की रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में क्या फंडा जाता है, यानी एक्चुअली में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से और क्या रियलिटी में हो रहा है। ये आपके इंस्टाग्राम का वही है, रील वर्सेस रियल, क्या फेक है और क्या रियल है। तो हम देखेंगे कि क्या डेमोक्रेसी जो वादे करती है, जो कहती है, क्या उन वादे और उन कहने वाली चीजों के ऊपर वो सही से इंप्लीमेंट कर भी पाती है। तो लेट्स चेक। अब ऐसे 4 या 5 पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के ऊपर अपने को ये बात करनी है। सबसे पहला पैरामीटर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो, क्या हमारा भारत देश जो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, क्या वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है? नहीं सर,
यहाँ पर आज भी बहुत लोग गरीब हैं, यहाँ पर आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर उतना पीछे चल रहा है। नो डाउट हमेशा कहते रहते हैं हम कि यार वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, कुछ सालों में तीसरी भी हो जाएंगे और कुछ ही सालों में हम 1st और 2nd का पायदान भी रख लेंगे। बट क्या वो आने से हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, चाइना है? नहीं, हम अभी क्या है, वी आर अ डेवलपिंग नेशन। अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हम डेवलप हुए नहीं है, अभी हमारा डेवलपमेंट फेज चल रहा है। धीरे धीरे गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। अमेरिका, चाइना, रूस, जापान जैसे देश डेवलप्ड हो गए, वो अब हो चुके, खत्म हो गए, वो पूरा डेवलप हो चुका है। तो क्या हमारा डेमोक्रेसी जो हमारे भारत देश के अंदर है और दूसरे देश जहां पर डिक्टेटरशिप चलती है, जैसे अलग अलग देश के अंदर मिलिट्री रूल चलता है, क्या वहां और हमारे भारत देश के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर करें तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ कहां ज्यादा देखने को मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, डिक्टेटरशिप के अंदर। क्योंकि डेवलपिंग नेशंस या डेमोक्रेसी हमेशा अपने लोगों पर खर्चा करता है, सिटीजन्स पे खर्चा करता है। हमारे यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स निकाली जाती है, लाडली बहन योजना हो गई, मनरेगा हो गई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गई, कितनी सारी योजनाएं निकाली जाती है। बट डिक्टेटरशिप में आर्मी वाला कभी ये नहीं सोचता, वो सोचता है यार मेरा देश बड़े बहुत है, वो लोगों को देखेगा भी नहीं, वो गरीब को देखेगा भी नहीं, लोगों की सुनेगा भी नहीं, बोलेगा मेरा देश बढ़ रहा है बस उसको बढ़ने दो। तो हम ये तो कह सकते हैं क्या डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, पैसे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। बट क्या आने वाले सालों में जो अभी आने वाला फेज आएगा उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी भी डिक्टेटरशिप जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी? तो आंसर है हाँ, डेमोक्रेसी आने वाले सालों में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ग्रोथ तो करेगी। तो देखिए ये पॉइंट हमसे क्या कहता है, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी इज वेरी लो, बहुत धीमा है यार, एंड ग्रेजुअल इंटरेस्ट ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी ऑलवेज सीक्स फॉर वेलफेयर एंड सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी। वही यार मैंने आपको बोला भी कि हमेशा डेमोक्रेसी डेवलपिंग देश सिटीजन्स के बारे में सोचती है, भला करने की कोशिश करती है। If we consider democracy and dictator between 50s and 2000, we'll see that the dictatorship have slightly high rate of growth. मैंने बताया भी डिक्टेटरशिप में ज्यादा ग्रोथ होती है। The inability of democracy to achieve economic growth worries us. यार ये जो इनएबिलिटी है डेमोक्रेसी की, ये जो नाकाबिलियत है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं कर पा रही है, वो हमें परेशान करती है। एविडेंस शो दैट इन प्रैक्टिस कैन नॉट गारंटी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमेशा ऐसा नहीं है कि यार जो डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा। वी डू एक्सेप्ट दैट द फैक्ट ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी, बट वी कैन एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी विल नॉट लैग बिहाइंड। डेमोक्रेसी पीछे नहीं रहेगी आने वाले कुछ सालों के अंदर। इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट इज सर्वल पॉजिटिव आउटकम। सिर्फ इकोनॉमिक आउटकम पे तो आप सारी चीजें नहीं जज करोगे ना, आपको और भी चीजें चाहिए। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना कि मटेरियल ग्रोथ के साथ नॉन मटेरियल ग्रोथ भी चाहिए। तो सिर्फ पैसे के बलबूते पे हम डिक्टेटरशिप चूज कर लें तो फिर तो गए, क्योंकि डिक्टेटरशिप में फ्रीडम नहीं मिलता, डिक्टेटरशिप के अंदर आपको राइट्स नहीं दिए जाते। आगे बढ़े अगर, फिर है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। गरीबी और जो भेदभाव है वो कितना कम हुआ है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। देखो डेमोक्रेसी ऑन पेपर तो बहुत वादे करती है कि हम गरीबों के लिए ये कर देंगे, हम लोगों के लिए रोजगार ला देंगे, सब कर देंगे। बट क्या ऑफिशियली बाहर रियलिटी में क्या ऐसा हुआ है? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। बहुत हद तक आज भी गरीबी हमारे देश, हमारे लोकतंत्र के अंदर एग्जिस्ट करती है। और ये वही है रिच पुअर डिवाइड, कि अमीर और अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। सर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बेसिक कारण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन, और वो अलग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही ये हो पाता है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बट क्या आने वाले सालों में ये चेंज हो सकता है? हाँ, क्योंकि देखो ना, डेमोक्रेसी हमारा भारत देश जहां पर हमारे यहाँ पर वेलफेयर स्कीम निकाली जाती है, लोगों की भलाई के लिए योजनाएं निकाली जाती है, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि नहीं यार आगे चीजें सुधरेगी। देखिए
इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डेमोक्रेसी टू रिड्यूस द डिस्पैरिटीज, यानी भेदभाव को कम करने की कोशिश तो करेगा। डेमोक्रेसी इंश्योर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इनकम, अपॉर्चुनिटी। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल। जैसे मैंने आपको बोला कि असलियत में डेमोक्रेसी अच्छी नहीं जा रही पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। अ स्मॉल नेबर ऑफ अल्ट्रा रिच enjoy a highly disappropriate share of wealth and income। एक बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिच लोग पैसे का बवंडर लेके आते हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है, हैव नॉट्स, तो उनके पास बहुत कम है डिपेंड होने के लिए। जहां कुछ लोग बहुत बड़े बड़े घर, बहुत बड़ा बड़ा खाना खा रहे हैं, वहीं कुछ लोग एक समय का निवाला भी नहीं खा सकते। आप जब मुंबई जाएंगे ना, तो मुंबई में हमेशा एक कहा जाता है, एक बहुत इस टॉपिक से लिंक करी हुई चीज कहते हैं कि जब कोई एक इंसान मुंबई जाता है, सबने सुना है कि मुंबई एक बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ है, वहां के बहुत ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं। कहते हैं कि जो इंसान मुंबई जाता है, या तो वो जमीन से उठकर एंटीलिया खड़ा कर देता है, या तो वो जमीन से उठकर एंटीलिया खड़ा कर देता है, या वही इंसान जमीन में कीड़े की तरह रेंगता है। ये एक ट्रुथ बात है जो हमारे पूरे भारत देश के अंदर वर्क करती है। तो देखिए, डेमोक्रेसी ऑफन लीड्स टू द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इम्पॉर्चुनिटी इफ डेमोक्रेसी कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट पॉवर्टी। ये देखो, कंप्लीटली तो पॉवर्टी, गरीबी को कम किया ही नहीं जा सकता। एटलीस्ट इट ट्राइज टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो बाय वेलफेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसी प्रोग्राम्स की वजह से ये कर पाती है हमारी डेमोक्रेसी। तो अब हमने दो आउटकम देखे, पहला देखा इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा देखा गरीबी और डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड आउटकम देखें, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सर, ये अकोमोडेशन आपने बेल्जियम मॉडल में भी पढ़ा। पहले तो हम ये देखिए सोशल डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी, हमारे भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, चाहे आप देखो लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, कास्ट पर, कलर पर, बहुत बहुत है। यहां एक ही एरिया में हिंदू भी दिखेगा, मुसलमान भी दिखेगा, सिख भी दिखेगा। एक ही एरिया में हिंदी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी दिख जाएंगे। अब सर, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा देश है, तो ऑब्वियसली बात है इतने बड़े देश, इतनी डाइवर्सिटी में दंगे होने का भी बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग वायलेंस हो जाता है कि यार मेरी कास्ट बहुत बड़ी है, मेरा ये है। आपने जेंडर कास्ट रिलीजन में पढ़ा भी सही कि यार जब लोग अपने धर्म को, अपने रिलीजन को पॉलिटिक्स के बेसिस में देखना चालू कर देते हैं, तो इससे दंगे होते हैं, देश खराब होता है। अब सर, क्या आप इन दंगों को खत्म कर सकते हो? तो आंसर है नहीं। इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है कि आप उसको खत्म तो नहीं कर पाओगे, बट क्या इसको मेंटेन किया जा सकता है? तो हाँ। कैसे करोगे मेंटेन? बाय ब्रिंगिंग द प्रॉपर पॉलिसीज। कुछ अच्छे प्रोग्राम्स, कुछ अच्छी पॉलिसीज अगर आप लाओगे तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वही है अकोमोडेशन, कि देश के अंदर आपको डाइवर्सिटी कम नहीं कर सकते, बट उस डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सकता है। अब सर, ये मेंटेन कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल है। अगर कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, तो देखो, पहले तो मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ वर्क करना चाहिए। बड़े लोगों को छोटे लोगों के साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रीलंका जैसा कर लिया, 30-40 साल तक सिविल वॉर चला लिए, देश की हालत ही बिगाड़ दी ना। ऐसा ना करना। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को दोनों को साथ लेके चलो। तो पहला पॉइंट कि यार मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी के साथ वर्क करनी चाहिए। दूसरा, मेजॉरिटी का डिसीजन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर के बेसिस पे लिया हो। ऐसा ना कि हिंदुओं को ही प्रमोट करते चले गए, मुसलमान को ही प्रमोट करते चले गए ना। तो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ वर्क करना चाहिए। मेजॉरिटी का डिसीजन कभी भी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज पर वर्क नहीं करना चाहिए। तो देखें, पहले तो इट इंश्योर अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ। हमारी डेमोक्रेसी में पीसफुल, शांतिपूर्वक लाइफ रहती है। इट यूजुअली डेवलप प्रोसीजर टू कंडक्ट अ कंपटीशन व्हिच रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि इतने डिफरेंसेस है तो बहुत ज्यादा दंगे होने के भी चांसेस है। इट इज द एबिलिटी टू हैंडल द सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स। ये झगड़े वगैरह जितने डिफरेंसेस इसको हैंडल करने की काबिलियत है। कैसे? थ्रू द अकोमोडेशन, रिजर्वेशन और स्पेशल प्रिविलेजेस। जैसे हमारे देश में SC, ST, OBC को रिजर्वेशन दिया हुआ है ताकि एक इक्वालिटी बन पाए। दूसरा, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स अ न्यू मैकेनिज्म ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन यानी यार आप गवर्नमेंट से बातचीत कर हैंडल कर सकते हो सारे सोशल डिफरेंसेस।
अब आगे देखें जो कि है लास्ट, कि हमारी कैसे डेमोक्रेसी डिग्निटी और फ्रीडम बढ़ाती है सिटीजन में। देखो, ये तो आप एक्सेप्ट करोगे कि हमारे भारत देश के अंदर हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास रिलीजन चूज करना, लैंग्वेज चूज करना, क्या कपड़े बोलने हैं, क्या भाषा बोलनी, सब चूज करने का हमारे पास पूरा पूरा अधिकार है। बट डिक्टेटरशिप और मोनार्की में ऐसा नहीं होता। वहां पर जो उस नेता, उस राजा, उस मिलिट्री वाले ने बोल दिया, बस वो बोल दिया, पत्थर की लकीर है और उस पत्थर की लकीर को आप चेंज नहीं कर सकते। हमारे भारत देश, हमारे लोकतंत्र के अंदर लोगों के पास अच्छी खासी फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। इट स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम। बाकी भले अब जो पीछे देखा उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक ग्रोथ में, पॉवर्टी में, बट ये वो एस्पेक्ट है जिसमें डेमोक्रेसी सबसे ऊपर रहती है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट, फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट, लोगों को आजादी देना, ये सब बेसिक है। इट इंश्योर डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन की डिग्निटी को मेंटेन करता है। इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल रिस्पेक्ट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आज तो हमारे यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वुमेन को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए जॉब में, आउटसाइड वर्ल्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, डिग्निटी हैव लीगल एंड मॉरल फोर्स इन डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पर सब लीगली, मॉरली सारी चीजें की जाती है, एक्सपेक्ट की जाती है। इन इंडिया हैव स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जितनी छोटी छोटी कास्ट है जो डिस्क्रिमिनेट हो रही है, भेदभाव हो रहा है जिनके साथ, उनको भी आज इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है। तो 4 सेगमेंट में आप ये पढ़े, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर पॉवर्टी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी और आपका डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। एक छोटा चैप्टर है बट इसमें से हमेशा एक 3 या 4, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से हमने सिविक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको आगे मिलेंगे ज्योग्राफी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।